नमस्कार और हमारे साथ आज इस विशेष पड़ताल में शामिल होने के लिए धन्यवाद। जरा सोचिए, भारत का अतीत कितना लंबा और गहरा है। हाँ। इतना पुराना कि जब हमारे पुरखों ने लिखना भी नहीं सीखा था। ये वो समय है जो किताबों के पन्नों से कहीं ज्यादा पुराना है ना? पत्थरों, गुफाओं और जमीन में दफन औजारों में छिपा हुआ है। बिल्कुल। ये एक ऐसा विशाल कालखंड है जिसके बारे में हमें सीधे शब्दों में लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता। लेकिन कमाल की बात यह है कि उस युग के इंसानों ने अपनी मौजूदगी के अनगिनत निशान छोड़े हैं। निशान? जैसे कि जैसे उनके बनाए पत्थर के औजार, उनकी बसाई बस्तियों के खंडहर और हाँ, गुफाओं में उकेरी उनकी कलाकृतियां। ये सब मिलकर एक धुंधली ही सही पर एक तस्वीर जरूर बनाते हैं। और आज हम इन्हीं निशानों के पीछे छिपी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, जिसमें पुरातात्विक खोजों की रिपोर्ट है, पुराने औजारों का विश्लेषण है, हाँ, गुफा चित्रों पर अध्ययन भी हैं। हाँ, और शोध लेखों के महत्वपूर्ण अंश शामिल हैं। उनके आधार पर हम भारत के प्रागैतिहासिक काल की गहराई में उतरेंगे। हाँ, हमारा मकसद है इन बिखरी हुए सूत्रों को जोड़कर एक समझ बनाना कि उस शुरुआती दौर में इंसान का जीवन आखिर था कैसा। बिल्कुल। वो कौन से बड़े आविष्कार या बदलाव थे जिन्होंने मानव सभ्यता की दिशा, आप कह सकते हैं, हमेशा के लिए बदल दी। और कैसे हजारों सालों के सफर में शिकार और कंदमूल पर गुजारा करने वाला इंसान धीरे धीरे एक जगह टिक कर रहने लगा, जानवर पालने लगा और फिर खेती करने लगा। ये सफर ही अपने आप में कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना शायद जरूरी है कि इतिहासकार इतने लंबे, मतलब लाखों साल फैले अतीत को अध्ययन की सुविधा के लिए कैसे बांटते हैं। जानकारी इशारा करते हैं कि मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्से किए जाते हैं। हाँ, अध्ययन की सहूलियत के लिए ये विभाजन बहुत मददगार है। पहला और सबसे बड़ा कालखंड है प्रागैतिहास, यानी प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री। ये वो समय है जब लिखने की कला थी ही नहीं, इसलिए इस युग की कहानी पूरी तरह से पुरातात्विक चीजों पर निर्भर करती है, जैसे पत्थर के औजार, हड्डियां। अच्छा, मतलब कोई लिखित दस्तावेज नहीं। बिल्कुल, कोई लिखित दस्तावेज नहीं, सब कुछ अनुमान और विश्लेषण पर आधारित। और दूसरा काल? दूसरा है आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री। ये थोड़ा पेचीदा है, जैसा आपने कहा। इस दौर में लिखना तो आ गया था, लिपियां मौजूद थीं, लेकिन हम आज तक उन लिपियों को पढ़ नहीं पाए हैं। अरे, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। हमें पता है कि वो लिखते थे, पर क्या लिखते थे ये अब भी एक रहस्य है। ये तो बहुत रोमांचक बात है। और तीसरा तो शायद वही है जिसे हम आमतौर पर इतिहास समझते हैं। हाँ बिल्कुल, तीसरा है इतिहास, हिस्ट्री। ये वो समय है जिसका हमारे पास लिखित ब्यौरा मौजूद है, जिसे पढ़ा और समझा जा सकता है। तो आज हमारी चर्चा मुख्य रूप से पहले 2 कालों, यानी प्रागैतिहास और आद्य इतिहास के शुरुआती दौर पर रहेगी, जहाँ से भारत में इंसानी कहानी के पहले अध्याय लिखे गए, भले ही वो पत्थर पर लिखे गए हों। सही कहा। तो कहानी की शुरुआत कहाँ से करें? आज के इंसान यानी जानी मानव या होमो सेपियंस इस धरती पर और खासकर भारतीय उपमहाद्वीप में कब पहुंचे? देखिए, पुरातात्विक और जेनेटिक खोजों से जो अंदाजा लगता है, उसके मुताबिक होमो सेपियंस का आगमन इस क्षेत्र में आज से लगभग 30 से 40 हजार साल पहले हुआ। 30 से 40 हजार साल? हाँ, और जहां तक भारत में मनुष्य की मौजूदगी के सबसे पुराने पुख्ता सबूत की बात है, तो वो मध्य भारत की नर्मदा घाटी में मिला है। नर्मदा घाटी में क्या मिला है वहां? ये एक मानव जीवाश्म का हिस्सा है, एक खोपड़ी का टुकड़ा, और ये खोज हमें बताती है कि यहाँ इंसानी बसाहत कितनी प्राचीन है। 30-40 हजार साल पहले, ये सोचना भी मुश्किल है। चलिए अब उस सबसे पुराने दौर पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिसे पुरा पाषाण युग या पैलियोलिथिक एज कहते हैं। लाखों साल लंबा ये युग। उस समय जीवन कैसा रहा होगा? जानकारी तो यही इशारा करती है कि सब कुछ शिकार और भोजन जमा करने के इर्द गिर्द घूमता था। हाँ बिल्कुल, उस दौर में जीवन का आधार ही यही था, शिकार करना और खाने लायक चीजें इकट्ठा करना। ये रोजमर्रा के अस्तित्व की लड़ाई थी। सिर्फ पेट भरने की जद्दोजहद? हाँ, लेकिन उपलब्ध विवरणों में एक दिलचस्प बात और सामने आती है। ऐसा लगता है कि शिकार सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि शायद आदि मानव के लिए एक तरह के मनोरंजन या सामाजिक गतिविधि का भी हिस्सा था। मनोरंजन कैसे कह सकते हैं ये? हमें गुफा चित्रों में शिकार के दृश्य मिलते हैं, जो सिर्फ भोजन प्राप्ति से ज्यादा कुछ दर्शाते लगते हैं। उनमें एक तरह का आयोजन, उत्साह दिखता है।
ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ ज़रूरतें ही नहीं, शायद कुछ और भावनाएं भी थीं। अच्छा, इस बेहद लंबे पुरापाषाण युग में क्या कोई ऐसा बड़ा आविष्कार हुआ जिसने चीज़ों को मौलिक रूप से बदल दिया हो? निस्संदेह। और वो आविष्कार था आग पर नियंत्रण पाना। देखिए, आग का आविष्कार नहीं, बल्कि आग को इस्तेमाल करना और उसे बनाए रखना सीखना। अच्छा, आग को काबू करना। हाँ, ये पुरापाषाण काल की ही देन है। जरा सोचिए, आग ने क्या कुछ नहीं बदला होगा। अंधेरे में रोशनी मिली, कड़ाके की ठंड से बचाव हुआ, जंगली जानवरों को दूर रखने का हथियार मिला। और खाना पकाना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, भोजन को पकाकर खाने की शुरुआत हुई। पका हुआ भोजन पचाना आसान होता है, उससे ज्यादा पोषण मिलता है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि पके भोजन ने मानव मस्तिष्क के विकास में भी भूमिका निभाई होगी। ये तो सच में क्रांतिकारी रहा होगा। आग ने न सिर्फ बाहरी दुनिया बदली, बल्कि शायद इंसान के शरीर और समाज को भी अंदर से बदला। अच्छा, और औजारों की बात करें, आखिर इसे पाषाण युग कहते ही इसीलिए हैं। किस तरह के औजार थे? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, औजार मुख्य रूप से पत्थर के थे। पुरापाषाण काल में, खासकर शुरुआती दौर में, बड़े और भारी औजार इस्तेमाल होते थे। भारी औजार? हाँ, जो अक्सर स्फटिक यानी क्वार्ट्जाइट जैसे कठोर पत्थर को तोड़कर या छीलकर बनाए जाते थे। इन्हें हैंड एक्स, क्लीवर, चॉपर कहा जाता है। ये काटने, छीलने, खोदने जैसे कामों के लिए थे। और क्या हमें पता है कि भारत में इन प्राचीन औजारों की खोज का सिलसिला कब और किसने शुरू किया? हाँ, इसका श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फुट नाम के भूविज्ञानी को दिया जाता है। उन्होंने 1863 में मद्रास, मतलब अब जो चेन्नई है, उसके पास पल्लावरम नाम की जगह पर। पल्लावरम? हाँ, पल्लावरम। वहीं पर भारत का पहला पुरापाषाणकालीन औजार खोजा था। वहीं से भारत में प्रागैतिहासिक काल के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत मानी जाती है। उनकी इस खोज ने दुनिया का ध्यान भारत के सुदूर अतीत की ओर खींचा। तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने एक तरह से दरवाजा खोला भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का। अब पुरापाषाण काल के बाद धीरे धीरे बदलाव आए होंगे। अगला पड़ाव है मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज। इसमें क्या अलग था? क्या औजारों में कोई फर्क आया? बिल्कुल फर्क आया।